हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 4 के बाद के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल रह गए थे उनको समझाएंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 4 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय 5 बैंक समाधान विवरण पत्र। तो इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2 प्रश्न आ रहे हैं 1 नंबर वाले और 1 प्रश्न आ रहा है 2 नंबर वाला। तो इस प्रकार से ये जो है ये टोटल इकाई 4 नंबर की है। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनके जो आंसर है हमने सामने लिख दिए हैं। तो पहले का है ग्राहकों के खाते की, दूसरा है सामयिक, तीसरा है आंतरिक, चौथा आंसर है अंतरों की खोज निकालता है और 5वां आंसर है जमा शेष दर्शाती है। इसके बाद हम दूसरे में चल रहे हैं, सही विकल्प चुनिए। तो बैंक समाधान विवरण पत्र व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, बैंक द्वारा ग्राहकों को व्यवहारों का लेखक किया जाता है पासबुक में। अगला है आंसर होगा अनुकूल। उसके बाद चौथा है व्यापारी की इच्छा अनुसार और 5वें का जो आंसर आएगा वो पासबुक आएगा। उसके बाद सत्य असत्य की ओर चल रहे हैं। तो सत्य असत्य में पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और 5वां जो है सत्य है। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न जो है, यदि हमें मौका मिलता है तो हम अगले कुछ दिनों में इसके प्रश्नों के उत्तर भी लेकर आपके लिए लाएंगे। इसके बाद अगली इकाई भाग 1 अध्याय 6 तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन। तो इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 4 प्रश्न आ रहे हैं और अति लघुत्तरी 2 अंक वाला 1 आ रहा है और एक 4 अंक वाला विश्लेषणात्मक आ रहा है। तो इस प्रकार से इसकी जो कुल अंकों की संख्या है वो 10 है। इसके बाद हम विकल्पों की ओर चलते हैं। तो विकल्प जो है खातों का शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, तो देनदार है। दूसरा जो है तलपट तैयार किया जाता है विशेष तिथि को तैयार किया जाता है। और अगला है तलपट में दिखाया गया उच्चंत खाता स्थिति विवरण में दर्शाया जाएगा। फिर उसके बाद मोहन को बेचे गए माल जो 500 रुपये का माल उसके खाते में 490 रुपये लिख दिए गए, तो ये डेबिट किया जाएगा 10 रुपये से। उसके बाद अगला है यदि उच्चंत खाता त्रुटि सुधार के बाद भी बंद नहीं हुआ तो इसका आशय है एक पक्षी त्रुटि विद्यमान है उसमें। उसके बाद सत्य असत्य जो दिए गए हैं, तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा जो है सत्य है, 5वां सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी हमने सामने लिख दी है। दूसरा 2, 3, 1, 5, 6 और 4 ये इसका सही क्रम होगा। तो बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर और लगा लें। इसके बाद अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहले का आंसर है संशोधन प्रविष्टियाँ, दूसरे का है अस्थायी खाता, तीसरा है अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, चौथा है प्रारंभिक स्कंद और 5वां है जमा पक्ष में लिखा जाता है। अगला अध्याय 7 है ह्रास प्रावधान और संचय। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आ रहे हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न 1 आ रहा है। इस प्रकार से जो आंसर होगा वो विश्लेषणात्मक में एक 4 अंकों का आ रहा है और कुल अंक होंगे 8 अंक के होंगे। सही जोड़ी इसमें नंबर दिए गए हैं। भूमि पे ह्रास नहीं लगाया जाता है, भवन पर ह्रास लगाया जाता है। गुप्त संचय चिट्ठी में प्रदर्शित नहीं है। संचय कोष व्यापार से बाहर दायित्व विनियोग और 5वां विशेष संचय लाभ के विरुद्ध प्रभार। उसके बाद सत्य असत्य बताइए। तो पहले का असत्य है, दूसरे का सत्य है, तीसरे का भी सत्य है, चौथे का सत्य है और 5वें का भी सत्य है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है क्रमागत ह्रास या घटती किस्त पद्धति जो है ह्रास की राशि घटती जाती है। उसके बाद अगला है ह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाले धीरे धीरे एवं स्थायी कमी होती है। उसके बाद ह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, चालू संपत्तियों पर नहीं लगाया जाता है। जब संचय को विनियोग में लगाया जाता है तो वह कोष बन जाता है।
उसके बाद अगला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लाभ के विरुद्ध ज्ञात दायित्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो आयोजन कहते हैं। दूसरा, संपत्ति के मूल्य में अस्थायी वृद्धि या कमी क्या कहलाती? तो उच्चावचन। उसके बाद तीसरा, तकनीकी परिवर्तन के कारण संपत्ति अनुपयोगी हो जाने का क्या कहलाता है? तो अप्रचलन, चलन के बाहर हो जाती है, उसे अप्रचलन कहते हैं। उसके बाद ऋण पत्र शोधन के लिए बनाए गए कोष को क्या कहते हैं? तो शोधन कोष। उसके बाद प्रावधान का कर योग्य लाभ होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाभ कम कर देता है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं अति लघुत्तरी प्रश्न है। उसके बाद अध्याय 9 वित्तीय विवरण पार्ट 1 है। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 नंबर वाले 5 आ रहे हैं और लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर का जो एक प्रश्न है वो इस प्रकार से 8 प्रश्नों की, ये 8 नंबरों की ये इकाई है। तो इसमें पहले का सत्य है, दूसरे का असत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य और पांचवे का सत्य। उसके बाद सही विकल्प चुनिए। तो वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं तुलन पत्र और लाभ हानि दोनों सम्मिलित होते हैं, तो द आंसर होगा। लाभ व हानि खाता से ज्ञात निम्नलिखित लाभों को सही क्रम में चुने, तो सकल लाभ, प्रचालन लाभ और निवल लाभ इसका आंसर होगा। इसके बाद अगले का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आंसर है। और उसके बाद व्यापार खाते से ज्ञात किया जाता है सकल लाभ, आहरण को घटाया जाता है पूंजी में से। उसके बाद विक्रय ज्ञात कर सकते हैं वस्तु की लागत धन सकल लाभ से। और उसके बाद अप्रत्यक्ष व्यय है बाहरी गाड़ी भाड़ा। उसके बाद स्टॉक एवं विनियोग उदाहरण है कार्यशील पूंजी से। और एक तिथि विशेष पर संपत्ति एवं दायित्वों का सारांश है आर्थिक चिट्ठा। उसके बाद वित्तीय विवरण में शामिल है व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता दोनों, द आंसर होगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, सकल लाभ का अंतरण लाभ हानि खाते में किया जाता है। दूसरा, लेनदार व्यापार खाते के दायित्व होते हैं। तीसरा, रोकड़ जो है तरल संपत्ति का एक रूप है। शुद्ध हानि को पूंजी में से घटाया जाता है। तुलन पत्र जो है आर्थिक स्थिति होती है। मूल्यह्रास का लेखा लाभ हानि खाते में हानि पक्ष में अर्थात डेबिट पक्ष में किया जाता है। यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया जाता है तो इसे केवल आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। उसके बाद व्यापार के स्वामी के जीवन बीमा प्रीमियम को पूंजी में से घटा दिया जाता है। अगले वाले क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 का जो है आर्थिक है और 10 का जो है संपत्ति। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तलपट में दिखाया गया पूर्वदत्त व्यय चिट्ठे में किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो संपत्ति पक्ष में। लाभ हानि खाते की प्रकृति क्या है? नाम मात्र की है। इसके बाद प्रत्यक्ष व्यय किस खाते में लिखे जाते हैं? तो व्यापार खाते में। अंतिम स्कंद का लेखा किस मूल्य पर किया जाता है? तो बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो कम होता है उस पर। और ब्याज एवं कर के पूर्व की आय को क्या कहते हैं? तो संचालन लाभ कहते हैं। इसके बाद अगला, इसके बाद अध्याय 2 भाग 2 है। अध्याय 10 है वित्तीय विवरण। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 2 हैं, 2 अंक वाला 1 है और 4 अंक वाला 1 है। इस प्रकार से टोटल जो इकाई है 8 अंकों की है। तो सही विकल्प में पूर्वदत्त किराया चिट्ठे के किस रूप में दिखाया जाता है? तो स्थायी संपत्ति में। अनुपार्जित आय को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो दायित्व पक्ष में। इसके बाद तीसरा है डूबत ऋण का संबंध होता है। डूबत ऋण का संबंध देनदार से होता है। प्राप्त कटौती संचय चिट्ठे में समायोजित किया जाता है तो लेनदारों में से घटाकर। समायोजनों का लेखा होना चाहिए तो 2 स्थानों पर। इसके बाद सत्य असत्य बताइए। तो अधिविकर्ष पर ब्याज लाभ हानि खाते के नामे पक्ष में किया जाता है, ये सत्य है। अगला असत्य है, फिर सत्य है, फिर सत्य है और फिर सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी बनाई है। तो अदत्त व्यय जो है पहला ही है, संबंधित व्यय में जोड़ा जाता है। पूर्वदत्त व्यय जो है संबंधित व्यय में से घटाया जाता है। माल की हानि जो है व्यापार खाते में लिखी जाती है। डूबत ऋण जो है लाभ हानि खाता होता है। और 5वां, स्वीकृति पर भेजा गया माल अंतिम स्कंद में जोड़ना चाहिए। इसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं अति लघुत्तरी। इसके बाद अगला भाग 2 अध्याय 11 अपूर्ण अभिलेखों से खाते। तो ये 1 अंक वाले 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 3 अंक वाला 1। इस प्रकार से 3 अंकों की ये प्रणाली है, 5 अंकों की टोटल। इसके बाद पहला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो अपूर्ण प्रणाली में तलपट नहीं बनाया जाता है, ये अपूर्ण लेखा प्रणाली है। दूसरा का इकहरा लेखा प्रणाली में व्यक्तिगत खातों का महत्व दिया जाता है। तीसरा, अपूर्ण लेखा प्रणाली को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।
चौथा, इकहरा लेखा प्रणाली में गणितीय शुद्धता की जांच नहीं की जा सकती है और इकहरा लेखा प्रणाली में प्रलेखों का रखरखाव सरल होता है और अपूर्ण लेखा प्रणाली अवैज्ञानिक मानी जाती है। ये मोस्ट IMP है, बच्चे इन्हें ध्यान से देख ले। फिर इसके बाद सत्य असत्य में अपूर्ण लेखा प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली में बदला जा सकता है, ये सत्य है। अगला भी सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा सत्य है और पांचवा असत्य है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।